टॉपिक है वो है सामग्री। सामग्री के कितने प्रकार होते हैं और सामग्री के स्रोत क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात, अनुसंधान कार्य में जो रिसर्चर होता है, जो शोधकर्ता होता है, शोधकर्ता अगर शोध विषय का चयन करता है तो वह उसकी मूलभूत आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ शोधकर्ता को एक सामग्री जिसके अंतर्गत ही वह अपने सारे डाटा, प्राप्त डाटा का एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, निष्कर्ष तक पहुंचता है। इसीलिए सामग्री जो है किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह सामग्री कहाँ से एकत्रित करें। सामग्री जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डाटा, डाटा जो डेटम शब्द से बना हुआ है, और डेटम का मतलब होता है एक प्रदत्त वस्तु या एक दी हुई वस्तु। तो ये जो डाटा होता है, डाटा के कितने टाइप्स होते हैं। डाटा आपको समझ में कि अध्ययन के लिए जो सामग्री एकत्रित किया जाता है उसी को ही हम तथ्य या डाटा कहते हैं। ये तथ्य दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है प्राथमिक सामग्री और दूसरा कहलाता है द्वितीयक सामग्री। प्राथमिक सामग्री जो होता है ऐसे सामग्री, ऐसे तथ्य जिसको शोधकर्ता सीधे तौर पर खुद जाकर के संग्रहण करता हो। ऐसे डाटा जो पूर्व में कहीं भी प्रकाशित न हो, जिसका कहीं भी उल्लेख न किया गया हो, ऐसे डाटा को शोधकर्ता अपने अध्ययन के दौरान सामग्री के रूप में संग्रहित करता है। इसको हम प्राथमिक सामग्री कहते हैं। द्वितीयक सामग्री वह सामग्री होता है जिसको शोधकर्ता या जो रिसर्चर होता है वह स्वयं एकत्रित न करके कहीं अन्य जगहों से जो पूर्व में प्रकाशित हो चुके हों या जिन डाटा का इस्तेमाल दूसरे शोधकर्ताओं ने कर रखा हो, ऐसे डाटा को यूज करके अपना रिसर्च या अपना अध्ययन करता है, उसको हम कहते हैं द्वितीयक सामग्री। ये तो हो गया सामग्री के टाइप्स, प्राथमिक एवं द्वितीयक। अब आता है कि इन सामग्री के क्या क्या स्रोत होते हैं, रिसोर्स क्या क्या है ना। तो स्रोत को हम कहते हैं प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। सामग्री का भी वही प्रकार है, प्राथमिक सामग्री और द्वितीयक सामग्री, और स्रोत भी वही है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राथमिक स्रोत यानी डायरेक्ट सोर्स, जिसमें शोधकर्ता स्वयं जाकर के अध्ययन क्षेत्र में जाकर के डाटा संकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा, विभिन्न टूल्स के द्वारा तथ्यों को संकलित करके लाता है, तो उसको हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं। प्राथमिक स्रोत में भी दो प्रकार के प्राथमिक स्रोत हैं, एक कहलाता है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा कहलाता है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि इन द सेंस जहां पे शोधकर्ता स्वयं मौजूद हो उन तथ्यों को संकलित करने के लिए, उन तथ्यों को संग्रहित करने के लिए, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सोर्सेस, प्रत्यक्ष स्रोत। अब वो कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आता है अवलोकन, साक्षात्कार और तीसरा है अनुसूची। अवलोकन क्या है, साक्षात्कार क्या है, अनुसूची क्या है, इसको आप लोगों ने इंडिविजुअल अलग अलग टॉपिकों में इसको आपने पढ़ चुका है। अवलोकन डाटा सोर्स की वह विधि है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से शोधकर्ता उस अध्ययन क्षेत्र में जाकर के स्वयं अपने आंखों का प्रयोग करके उन तथ्यों को वहां से संकलित करके लाता है जो उसके विषय से संबंधित होता है। ऐसे अध्ययन सामग्री को वह स्वयं अपने आंखों से देख करके, चुन करके लेकर के आता है। यह भी डायरेक्ट सोर्सेस है क्योंकि इसमें शोधकर्ता स्वयं उपस्थित होता है। दूसरा आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार जिसमें शोधकर्ता जो होता है वह विभिन्न अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न लोगों को सैंपलिंग के द्वारा, निदर्शन के द्वारा साक्षात्कार के रूप में चयनित करता है और ऐसे लोगों का साक्षात्कार लेकर के डाटा कलेक्शन करता है। इसको हम कहते हैं साक्षात्कार प्रविधि। और तीसरा आता है अनुसूची। साक्षात्कार और अनुसूची, अनुसूची प्रश्नों की वह सूची होती है, प्रश्नों का वह प्रलेख होता है जिसमें साक्षात्कारकर्ता स्वयं उन प्रश्नों की सूची ले जाकर के अध्ययन क्षेत्र में जाता है और उत्तरदाताओं से उन अनुसूची को भरवाता है। इसको हम कहते हैं अनुसूची। इस प्रकार से प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत ये है डायरेक्ट सोर्सेस, और डायरेक्ट सोर्सेस में हमने क्या क्या पढ़ा? अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची। इसके बाद आता है, ये तो होते प्रत्यक्ष स्रोत। अब आता है इनडायरेक्ट सोर्सेस। इनडायरेक्ट सोर्स जिसमें अवलोकन, साक्षात्कारकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं होता, बल्कि फिर भी उसके द्वारा जो प्राप्त तथ्य होते हैं, प्राप्त सामग्री होते हैं, वो प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत आता है। ये इनडायरेक्ट सोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन कौन से टूल्स हैं? एक आता है प्रश्नावली, दूसरा आता है दूरभाष साक्षात्कार,
के द्वारा विभिन्न विषयों को समाहित करके इन प्रश्नों की एक सूची वो तैयार करता है। इसको हम कहते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली निर्माण की अपनी एक विधियां होती है। प्रश्नावली को कैसे यूज किया जाता है इसका ही एक बृहद हम इसको विश्लेषण, इसका पूरा अध्याय हम प्रश्नावली के अंतर्गत पढ़ चुके होंगे कि प्रश्नावली कैसे तैयार की जाती है, उन तैयार प्रश्नावली को फिर कैसे टेस्ट किया जाता है और टेस्टिंग के बाद फिर उसको उत्तरदाता के पास जाकर के उन प्रश्नावली को भेजा जाता है। अनुसूची और प्रश्नावली में क्या डिफरेंसेस होते हैं? अनुसूची के में साक्षात्कारकर्ता खुद उपस्थित होकर के प्रश्न अनुसूची को भराता है, पर प्रश्नावली जहाँ पे अगर मान लीजिए हमारा अध्ययन क्षेत्र बहुत बृहद है, बृहद अध्ययन क्षेत्र होने के कारण शोधकर्ता के द्वारा उत्तरदाता तक पहुंच पाना बहुत कठिन होता है, तो ऐसे समय में हम इनडायरेक्ट मेथड के रूप में प्रश्नावली प्रविधि का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन आयर टूल्स का यूज करते हैं। तो प्रश्नावली को तैयार करके उत्तरदाता के पास भेज दी जाती है और उत्तरदाता निर्धारित समय में उन प्रश्नावली को भर करके भेजता है। इससे भी हमको तथ्यों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि प्रश्नावली जब हमारा अध्ययन क्षेत्र बहुत बृहद हो, विशाल हो, तो ऐसे समय में हम प्रश्नावली टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है दूरभाष का साक्षात्कार। ऐसी परिस्थितियां जब उत्तरदाता तक शोधकर्ता पहुंच पाने में असमर्थ हो, तो ऐसे समय में एक टेक्निक के रूप में दूरभाष का साक्षात्कार का इस्तेमाल किया जाता है। यह वह प्रविधि है, अप्रत्यक्ष सोर्स की वह एक टूल्स है जिसके द्वारा हम अपने स्थान पर ही रह करके उत्तरदाता से टेलीफोनिक संपर्क करके उससे संबंधित जानकारी एकत्र कर सकते हैं। यह तथ्य संकलन की बहुत व्यापक विधि है और हम एक ही समय में बहुत सारे लोगों के पास बिना श्रम खपाए हम तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो आता है वो है आकाशवाणी और टेलीविजन अपील। आकाशवाणी और टेलीविजन हम सब जानते हैं कि यह आकाशवाणी जो है और टेलीविजन जो है हर क्षेत्र तक इसकी पहुंच होती है। इसका पहुंच क्षेत्र बहुत ब्रॉड है, बहुत बृहद है। इसीलिए हम देखते हैं कि आकाशवाणी के द्वारा दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए विभिन्न प्रकार की अपीलें की जाती हैं कि संबंधित विषय में आप अपने सुझाव भेजिए, आप अपनी रुचियां बताइए, आप अपनी जानकारियां भेजिए और निर्धारित समय में फिर उन सूचनाओं को मंगा करके आकाशवाणी के द्वारा निर्धारित समय में उन कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है। जब हमारा अध्ययन क्षेत्र बहुत बृहद है तो हम कदा हम आकाशवाणी और टेलीविजन के द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, तथ्यों को एकत्रित कर सकते हैं। तो ये हुआ प्राथमिक शोध, जिसमें दो टाइप्स है, एक है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रत्यक्ष शोध के अंतर्गत उत्तरदाता स्वयं उपस्थित होकर के तथ्यों को संकलित करता है और जहां पर वह पहुंच नहीं पाता, जहां पर वह असमर्थ है पहुंचने में, ऐसे समय में वह अप्रत्यक्ष विधियों के द्वारा इन टूल्स का इस्तेमाल करके तथ्यों को संकलित कर सकता है। इसके बाद आता है अगला जो है वह है द्वितीयक शोध। द्वितीयक शोध के अंतर्गत भी दो प्रकार के, द्वितीयक सामग्री के अंतर्गत भी दो प्रकार के शोध माने जाते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत प्रलेख और दूसरा होता है सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? व्यक्तिगत प्रलेख वह होता है जिसके द्वारा हम व्यक्ति की निजी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। यह जो सोर्स है, यह जो प्रविधि है, व्यक्तिगत अध्ययन केस स्टडी मेथड में ज्यादा प्रभावी या ज्यादा यूज होता है। व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत आता है पत्र, संस्मरण, डायरिया और आत्मकथाएं, जिसको कि ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। जब हम संबंधित व्यक्ति से यदि कोई जानकारी चाहते हैं तो ऐसे समय में हम उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को तथ्य संकलन की प्रविधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई ऐसी कोई उदाहरण मालूम है पत्रों के संबंध में? आजकल तो पत्र लिखना हम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। पत्र लिखने की परंपरा लगभग क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। पर क्या ऐसे पत्र आप कभी जानते हैं जो तथ्य संकलन की विधियों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता हो? तो पत्र आपने एक समय में क्लास 2 या क्लास 4 में पढ़ा होगा, पिता का पत्र पुत्री के नाम।
इसके द्वारा लिखा गया था। किसने लिखा था? इंदिरा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा था ना। जब हम उनके संबंध में यदि उसका कोई केस स्टडी कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं तो हम इन पत्रों का इस्तेमाल हम अपने तथ्यों के संकलन के रूप में कर सकते हैं। उसी प्रकार संस्मरण का आशय होता है स्वयं के ऊपर जो घटनाएं घटी हो, जो निजी जिंदगी में जो भी चीज घटित हो चुकी हो, उसको हम क्या करते हैं? याद करके उसको लिखते हैं। कई लोगों को रोज लिखने की आदत होती है ना, तो ये कहलाता है संस्मरण। जैसे मेरी अमेरिका की यात्रा है ना, मेरी यहाँ की यात्रा, लिखते हैं ना इस प्रकार के, इसको हम कहते हैं यात्रा संस्मरण। इस प्रकार संस्मरणों के माध्यम से भी हम तथ्य संकलन कर सकते हैं। उसी प्रकार आता है डायरी भी तथ्यों को संकलित करने का एक अच्छा माध्यम होता है। जब हम किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में कोई जानकारी यदि हम चाहते हो तो ऐसे डायरियों को हम तथ्यों के संकलन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आत्मकथा जिसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। आजकल ऑटोबायोग्राफी के ऊपर बहुत सारी पिक्चरें बन रही है ना। जैसे हम देखें, मान लीजिए कि वो व्यक्ति जीवित है तब तो वो अपने सारे घटना चक्र को बता सकता है। इनकेस यदि आपका उत्तरदाता मृत हो तो ऐसे समय में हम उनके पूर्व में लिखी गई डायरियों, पूर्व में लिखे गए संस्मरणों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? तथ्य के रूप में उनको संकलित कर सकते हैं। तो ये है तथ्य संकलन का द्वितीय शोध जो पूर्व में क्या हो चुका है? उल्लेखित है, पूर्व में प्रकाशित हो चुके हैं, इसीलिए इसको द्वितीय सामग्री के रूप में रखा जाता है।